नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। आज इस्तीफा नहीं दिया, कहा कि 2 दिन बाद देंगे। 2 दिन बाद क्या है? 17 सितंबर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में होंगे और उस दिन उनकी पार्टी उनका जन्मदिन मना रही होगी। गोदी मीडिया जन्मदिन के कवरेज की तैयारी में लगा ही होगा, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफे का वह दिन चुनकर बर्थडे पार्टी के सामने राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी इस्तीफा पार्टी का ऐलान कर दिया। भारत की राजनीति में आज भी इस्तीफे का अपना नैतिक महत्व है। उसकी ताकत कई बार तमाम जनादेशों साजिशों पर भारी पड़ जाती है। टाइमिंग की राजनीति पर मोदी की महारत मानी जाती थी। प्राइम टाइम के समय अचानक टीवी पर आ जाते थे। नोटबंदी का ऐलान कर देना या लॉकडाउन का ऐलान कर देना, यह सब उनकी रणनीति का हिस्सा माना जाता था। लेकिन अब यह फॉर्मूला भी बेकार हो गया। क्यों बेकार हुआ? क्योंकि फैसले की घोषणा से माहौल तो बन गया, हेडलाइनें तो बड़ी बड़ी छप गईं, मगर कुछ दिनों के बाद जनता ने देखा कि उन फैसलों का कोई असर नहीं, उनका असर धूल मिट्टी में मिल गया है। जैसे बीजेपी अब नोटबंदी के फायदे की बात करती ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। वैसे फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि नया नेता विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। वो नया नेता मनीष सिसोदिया नहीं होंगे। मनीष सिसोदिया ने भी पद लेने से मना कर दिया है और संघर्ष का रास्ता चुनने का ऐलान कर दिया है। इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। कोर्ट से हमको बेल मिल गई, उसके बावजूद आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में। हम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। 17 सितंबर भारत की राजनीति का एक दिलचस्प दिन होता जा रहा है। आप याद कीजिए कि इसी दिन बेरोजगारों ने लाखों ट्वीट किए
और 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस में बदल दिया। जून के महीने में जब केजरीवाल लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आए तो उन्होंने 17 सितंबर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ऐसा बयान दिया कि बीजेपी को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ गई, वो भी आधी। केवल नरेंद्र मोदी के बारे में सफाई दी गई, योगी आदित्यनाथ के बारे में सफाई बाद में दी गई। उस दिन अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मोदी अगले साल इस तारीख को 75 साल का होने पर पद छोड़ देंगे और अमित शाह पीएम बनेंगे। इसलिए वे असल में अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यहां भी नियति का खेल देखिए। जब मोदी अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, केजरीवाल उसी 17 सितंबर को इस्तीफा देकर सत्ता छोड़ रहे होंगे। लेकिन केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का वो असाधारण बयान था जिसने तूफान तो मचा ही दिया था, आज याद कर लेते हैं। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कई नामों की चर्चा चल रही है। आतिशी सिंह, गोपाल राय या कैलाश गौतम। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी चाहती है कि केजरीवाल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, उन्हें फिर से जनता वोट दे, ईमानदार साबित हों और मुख्यमंत्री बने। इस तरह की चर्चाएं चलेंगी, मगर इस इस्तीफे का महत्व तो है। उन्होंने इस्तीफा देकर रविवार को सोमवार बना ही दिया है। अरविंद केजरीवाल अब सड़क की राजनीति का रास्ता चुनने जा रहे हैं। इस्तीफा देकर उन्होंने सत्ता से खुद को विपक्ष के खेमे में ला दिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों और गोदी मीडिया का लंबे समय से दमन चल रहा है, भय का माहौल बनाया गया है। लेकिन अब विपक्ष में होना ही राजनीति में सार्थक होना होता जा रहा है। जिन लोगों को लगा कि डर से पार्टी बदलकर मोदी सरकार में मंत्री हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि दौर ही यही है और यही अब इस देश में चलेगा, उन्हें भी दिखने लगा होगा कि धीरे धीरे ही सही यह दौर बदल रहा है। अपनी गर्दन बचाने के लिए बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहने का रास्ता चुनने का फैशन पुराना पड़ता लग रहा है। सड़क पर उतरकर विपक्ष का नेता बनना, इसका राजनीतिक दौर इन दिनों जोरों पर लगता है। अक्टूबर 2022 में डरो मत का नारा राहुल गांधी ने दिया, संसद की उनकी सदस्यता छीन ली गई, घर से निकाल दिए गए। लेकिन पदयात्रा पर निकलकर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया और जांच एजेंसियों की घेरेबंदी से खुद को निकाल दिया। आम आदमी पार्टी ने तो और भी भयंकर कुचक्र का सामना किया। उसके नेताओं को तोड़ लेने का हमला न जाने कितनी बार किया गया। खबरों में या विश्लेषणों में इस तरह से बताया गया जैसे ये चुटकी का काम हो और यह पार्टी टूट जाएगी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अलग कर दिए जाएंगे, इन्हीं 2 लोगों की पार्टी बच जाएगी। लेकिन अंत में क्या नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी बिखरी नहीं। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में जाने के बाद भी यह पार्टी महाराष्ट्र की शिवसेना या एनसीपी की तरह या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की तरह नहीं टूटी। अपनी पार्टी और सरकार को बचाने में ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन और केजरीवाल का रिकॉर्ड कहीं ज्यादा मजबूत है। इनके कितने मंत्रियों पर एजेंसियों ने धावा बोला, गवर्नर तक लगा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की आलोचना की, लेकिन तब भी ये क्षेत्रीय पार्टियां बची रह गईं। आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के तमाम दबावों के बाद भी नहीं टूटी। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने?
ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने दो दो राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। अरविंद केजरीवाल का यह इस्तीफा भारतीय राजनीति के तमाम इस्तीफों से काफी अलग है। यह उन इस्तीफों पर भी भारी पड़ सकता है जिनकी मांग को मोदी सरकार ने ठुकराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इस नैतिक शक्ति का इस्तेमाल होने नहीं दिया। ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में 250 से अधिक लोग मारे गए। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, प्रधानमंत्री चुप हो गए। लगातार रेल दुर्घटनाएं होती रहीं, प्रधानमंत्री चुप रहे। बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। मणिपुर की हालत खराब है, मुख्यमंत्री को हटाने की मांग होती है, प्रधानमंत्री चुप रहे। मणिपुर की हालत के लिए किसी ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। अदानी मामलों से लेकर सेबी की चीफ माधवी बुच पर कितने ही आरोप लगे, प्रधानमंत्री चुप रहे। वित्त मंत्री ने कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली। राजनाथ सिंह ने कहा था हमारे यहां इस्तीफा नहीं होता है। एंटी मुस्लिम राजनीति के तूफान में मोदी को लगा होगा कि राजनीति के सारे चाल दाव, नैतिकताएं अब बेकार हो चुकी हैं। नैतिकताओं की राजनीति खंडहर में बदल गई है और नरेंद्र मोदी का फैसला ही फैसला है, उनकी चुप्पी भी फैसला है। मोदी अपने आप को हर तरह के नैतिक प्रश्नों से ऊपर समझने लगे और अंत में कह भी दिया कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है। केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर नैतिकता की राजनीति से भाग रही बीजेपी को बीच चौराहे पर घेर लिया है। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया अभी 10 दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। जिस तरह से मोदी सरकार के इस 10 साल के दौर में विपक्ष की सरकारें तोड़ दी गईं, पार्टियां तोड़ दी गईं, जांच एजेंसियों के भय से कांग्रेस से लेकर तमाम पार्टियों के नेता भागे भागे बीजेपी में घुस गए, एक राजनीति और चल रही है। आप लोग उसे नोट कीजिएगा। पता चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई की साख पर सवाल उठ गया है। अब जमानत मिल सकती है, भले ही 7 महीने या 17 महीने के बाद मिले। अब इनकी गिरफ्तारियों से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। तो फिर से विपक्ष की सरकारों में भयंकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, इसे नोट कीजिएगा। अतिक्रमण के नाम पर धार्मिक इमारतों को घेरा जा रहा है ताकि वहां की विपक्ष की सरकारें फंस जाएं। जितनी आसानी से विपक्षी मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के खिलाफ मामले बनाए जाते हैं, छापे पड़ते हैं, जेल में डाल दिया जाता है। आप देखिए, इन एजेंसियों को इन 10 सालों में बीजेपी की सरकारों में एक भी मंत्री और नेता नहीं मिलता, जबकि तमाम आरोप लगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केजरीवाल जी तो कहते हैं ना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ याद में भुलाई हो गई क्या? 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। केजरीवाल को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा? सीबीआई से यही तो कहा कि पिंजड़े में बंद तोता की धारणा से बाहर आइए। नियति का एक और खेल देखिए। 3 जुलाई को, इसी 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में विपक्ष को याद दिला रहे थे कि कोर्ट ने उनके दौर में सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। कांग्रेस के दौर में सीबीआई की यह हालत थी, उनके दौर में एजेंसियों को छूट मिली है, निष्पक्ष जांच कर रही हैं। 1.5 महीने के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता की छवि से बाहर आने के लिए कह दिया। सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे, आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है। और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने।
बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र, वाइसरॉय को पत्र, ये सारे पत्र अंग्रेजों ने भगत सिंह के पहुंचाए। युवाओं के लिए जो पत्र लिखा वो पत्र बकायदा युवाओं के एक सम्मेलन में पढ़ के सुनाया गया। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था। देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। मैं मन में सोच रहा था, अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। केजरीवाल भगत सिंह की जेल डायरी लेकर आए थे। केजरीवाल ने मोदी सरकार को अंग्रेजों से भी क्रूर और अत्याचारी सरकार कहा है। जब वे मंच पर आए तो रंग दे बसंती चोला का गाना बजने लगा और भगत सिंह की जेल डायरी दिखाकर उन्होंने खुद को क्रांतिकारी के रोल में फिट करने की कोशिश की। खुद की तुलना भगत सिंह से और मनीष सिसोदिया की तुलना बटुकेश्वर दत्त से की। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में एक बम फेंका था, या सुना सब लोगों ने? तो दोनों को जेल हुई, दोनों को एक ही जेल में रखा गया, बगल बगल वाली कोठरी में रखा गया। ये मैं चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं आपको भगत सिंह की, जो उन्होंने प्रोमिला को, बटुकेश्वर दत्त की बहन को लिखा। कल रात बट्टू को किसी दूसरी जेल में भेज दिया गया है, तब तक वो उनके साथ ही था भगत सिंह के। ये चिट्ठी 17 जुलाई 1930 की है। उनकी जुदाई मेरे लिए असहाय हो रही है। भगत सिंह लिख रहे हैं बटुकेश्वर दत्त की बहन को कि बटुकेश्वर दत्त की जुदाई मेरे लिए असहनीय हो रही है। आज पहला दिन है जब मैं अपने को पूरी तरह उद्विग्न पा रहा हूं और मेरे लिए हर मिनट एक बोझ बन गया है। एक मित्र से जुदा होना सचमुच सगे भाई से भी ज्यादा प्रिय थे मेरे को बटुकेश्वर। तो दोनों साथ रहते थे। 95 साल के बाद मनीष सिसोदिया और केजरीवाल एक ही केस में जेल जाते हैं। मनीष सिसोदिया को अलग जेल में रखते हैं, मेरे को अलग जेल में रखते हैं, साथ मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। आजादी की लड़ाई जब हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब अंबेडकर जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जेल गए, अशफाकुल्ला जेल गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे, और जब वो मिलने के लिए जाते थे वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है। जब मिलने के लिए जेल में जाते थे, जब मैं जेल में था एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, वो भी पॉलिटिकल, हमारी पार्टी का संगठन मंत्री है। आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी। और क्या करता, रोमांटिक बातें थोड़ी करता। तो पॉलिटिकल आदमी वो, पॉलिटिकल आदमी मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है, उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई। मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है, उसने संदीप पाठक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया। भगत सिंह जब फांसी पे चढ़े, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था एक ऐसा भारत होगा। आज से 95 साल के बाद
इस देश के अंदर इतनी क्रूर और अत्याचारी सरकार आएगी कि अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ देगी। दोस्तों, हेमंत सोरेन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से केवल बेल नहीं मिली है, बल्कि इनकी जमानत के फैसलों में जिस तरह से कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर टिप्पणी की है, कायदे से इस्तीफा उस मंत्री का होता जिनके तहत ये एजेंसियां चलाई जा रही हैं। आप याद कीजिए, हेमंत सोरेन के केस में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस मुखोपाध्याय ने क्या कहा और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रोनगन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में लिखा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत ही व्यापक संभावनाओं के आधार पर केस बना दिया गया है। मतलब यही हुआ कि यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, इस टाइप के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि केस, ये जस्टिस मुखोपाध्याय कह रहे हैं कि जबकि केस देखने से नहीं लगता कि 8.86 एकड़ जमीन की खरीद और स्वामित्व के मामले में हेमंत सोरेन सीधे तौर पर या किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी भी रजिस्टर में या राजस्व रिकॉर्ड में इसकी झलक तक नहीं मिलती कि हेमंत सोरेन इस जमीन की खरीद या स्वामित्व में किसी भी तरीके से शामिल है। फैसले में लिखा गया है कि 2010 में कुछ लोगों ने आरोप लगाया, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था, उसके आधार पर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया। जो लोग विस्थापित बताए जाते हैं उनमें से किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं की। ईडी ने इन सभी बातों को सुविधा के हिसाब से अनदेखा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन के केस का जिक्र क्यों कर रहा हूं? यही बताने के लिए कि किस किस तरीके से, किस किस आधार पर इन नेताओं को जेल में डाला गया और अपने आप को सुरक्षित किया गया। विपक्ष को डराओ, जनता को कंफ्यूज करो, गोदी मीडिया को लगाकर एक तरफा भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाओ और खुद को तमाम नाकामियों और जवाबदेही के सवाल से बचा लो। इसीलिए हेमंत सोरेन के मामले का जिक्र किया कि किसी मुख्यमंत्री को इतनी आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, वो इसके बाद जब जेल से बाहर आए तो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपनी पार्टी में बीजेपी के एक और खेल को उजागर कर दिया। जब चंपई सोरेन दिल्ली की यात्रा करने लग गए और पार्टी से अलग हो गए। आज हर पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यही है, वह बचेगी या नहीं। एजेंसियों के डर से बीजेपी हर दल में घुस गई है, विपक्ष का आरोप है। लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, करीब 400 से अधिक विधायकों ने पाला बदला है, अप्रत्याशित है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? कांग्रेस के विधायकों को चुने जाने के बाद तोड़ा गया, वहां उपचुनाव हुआ और फिर से वे जीत गए। अब जीत गए हैं तो राज्य में सांप्रदायिक तूफान खड़ा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की राजनीति ने मोदी दौर की इस राजनीति का भांडा फोड़ कर दिया है। विपक्ष ने डरना छोड़ दिया, लड़ना सीख लिया है। आज इन्होंने ईडी छोड़ दी, इनकम टैक्स छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस छोड़ दी, इतने केस कर दिया हमारे ऊपर और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ, इनका मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं, ये मेरे को बेईमान साबित करना चाहते हैं। मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं, मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, मुझे सुबह शाम गालियां देते हैं। लेकिन मेरे लिए बीजेपी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप लोग इंपॉर्टेंट हो। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए हैं। कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा मैं, झुग्गी के अंदर, नंद नगरी, सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है।
अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था। केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने उसूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज की तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली की जनता वोट देकर उन पर मुहर नहीं लगाएगी, उनकी ईमानदारी पर मुहर नहीं लगाएगी, वे कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ईमानदारी का प्रमाण बरी होने को नहीं कहा, अदालत से बरी होने को नहीं कहा, और ऐसा नहीं बोला कि मुकदमे से रिहा हो जाऊंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जनता की अदालत में बरी होने पर ही मुख्यमंत्री बनूंगा। केजरीवाल ने साफ कर दिया, ये लड़ाई अब अदालत में नहीं, चुनाव में जनता के बीच लड़ी जाएगी। सेबी की चीफ माधवी बुच पर 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कांग्रेस के पवन खेड़ा से भी पूछा गया, आप ये सब दस्तावेज लेकर अदालत क्यों नहीं जाते? पवन खेड़ा ने कहा, हम कोई कानूनी फर्म नहीं है, एनजीओ नहीं है, हम राजनीतिक दल हैं। देखिए, मीडिया भी इन आरोपों की पड़ताल नहीं करता, अपनी तरफ से खोजी पत्रकारिता नहीं करता, और पार्टी से पूछ रहा है कि आप आरोप लगा रहे हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। जनता की अदालत में लड़ाई लड़ने की बात पवन खेड़ा ने कह दी। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को आप ध्यान से सुनिए, हमने अपने वीडियो में कई बार बताया है। कोर्ट बार बार कह रहा है कि बेल देने के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट न्याय के बुनियादी उसूलों का ध्यान रखें और बेल दें। विपक्ष जान गया है कि लंबे समय तक जेल में रखने की राजनीति का जवाब अब जनता के बीच ही जाकर देना होगा। बीजेपी विपक्ष को अदालतों की लड़ाई में घसीटना चाहती है, जेल में रखना चाहती है नेताओं को। विपक्ष अपनी लड़ाई जनता की अदालत में ले जाना चाहता है। विपक्ष का निर्माण और उसका बचना ही इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर कम से कम इस बड़ी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।